आज आपके सामने आज के समाचार पत्र के मुख्य तथ्यों एवं संकल्पनाओं का संकलन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि इससे आप सभी लाभान्वित होंगे। फर्स्ट, दाखिले के लिए 25 तक अंक पत्र करें अपलोड। ये पटना विश्वविद्यालय से संबंधित है। पटना विमेंस कॉलेज में स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा के विभिन्न कोर्स और एमसीए में नामांकन के लिए गुरुवार से अंक पत्र अपलोड करने का सिलसिला शुरू हो गया। अभ्यर्थी 25 मई तक कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी लिंक पर अपना अंक पत्र अपलोड कर सकेंगे। नेक्स्ट, डीयू में पीएचडी प्रवेश के लिए नेट से दिए जाएंगे दाखिले। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी में जो एडमिशन होगा वो नेट जेआरए परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर ही होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में नवीन सत्र 2024-25 के लिए पीएचडी में दाखिले नेट के स्कोर के आधार पर ही होंगे। डीयू की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के लिए नेट को अनिवार्य करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अब डीयू ने इस प्रक्रिया पर मुहर लगा दी है। बहुत ऐसे बच्चे जो नेट जेआरए परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए गुड न्यूज है। नेक्स्ट, सरकार ने 41 दवाओं के लिए कीमतें घटाई। क्या है? सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए मधुमेह, डायबिटीज, दिल और लीवर से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 41 दवा और 6 फॉर्मुलेशन की कीमतें कम कर दी है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की हाल ही में हुई 143वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस फैसले का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को आवश्यक दवाएं सस्ती दरों पर मिले। फार्मा कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वो दवाओं के कम कीमत की जानकारी डीलरों और स्टॉकिस्टों को दे। गुड न्यूज। नेक्स्ट, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है। देश की पहली डिजिटल फॉरेंसिक लैब खोलेगी। आतंकियों के फोन और ड्रोन के राज कहां पर स्थापित किया गया है? देश की पहली डिजिटल फॉरेंसिक लैब गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट हो सकता है कि देश की पहली डिजिटल फॉरेंसिक लैब नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, रोजगार सृजन की तेज होती गति, ये आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या है? भारत में रोजगार सृजन एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या में अधिकांश हिस्सा युवा वर्ग का होना है। जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, भारत में रोजगार सृजन में एक नई गति आया है। कर्मचारी चयन आयोग ने 5 लाख से अधिक युवाओं की भर्ती की है, जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में केवल 2 लाख भर्ती की गई थी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 4.9 लाख से अधिक युवाओं की भर्ती की है। संघ लोक सेवा आयोग ने पिछले 9 वर्षों में 50,906 उम्मीदवारों की भर्ती की है, जो कांग्रेस के शासनकाल से करीब 6,000 अधिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख केंद्रीय सरकारी नौकरियों को भरने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से लगभग 9 लाख उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसी तरह आईटी, विनिर्माण, व्यापार और परिवहन सहित 9 संगठित क्षेत्रों में 1.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित हुई है। कोविड के बाद लगभग 5 करोड़ लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के पैरोल में शामिल हुए हैं। इनमें करीब 3.5 करोड़ लोग पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं, यानी इन्होंने संगठित क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त की है। चूंकि संगठित क्षेत्र का हिस्सा भारत में रोजगार में करीब 10% है, इसलिए रोजगार सृजन की स्थिति के लिए असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों को भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या है? मोदी सरकार की मुद्रा योजना के माध्यम से 40 करोड़ छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है। 8 करोड़ लोगों ने पहली बार स्वरोजगार शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आसान दर पर ऋण प्रदान कर सूदखोरी से मुक्त किया गया है। इन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने और अधिक लोगों को रोजगार देने का सक्षम बनाया गया है। आजीविका योजना के तहत आजीविका योजना के तहत 9 करोड़ महिलाओं को 83 लाख से अधिक स्वयं सेवा सहायता समूह में संगठित किया गया, जिससे उनकी आय के अनेक मार्ग खुले हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ने अपने रोजगार सृजन लक्ष्य को पार करते हुए 60 लाख से अधिक नए कर्मचारियों को नामांकित किया। कोरोना काल में इस पहल ने देश में आर्थिक पुनरुत्थान और रोजगार संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोरोना काल में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 3.63 लाख करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसने 1.8 लाख करोड़ रुपए के एमएसएमई ऋण को एनपीए बनने से बचाया, जिससे 1.5 करोड़ नौकरियां बची और नए रोजगार भी सृजित हुए। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत
1,52,900 से अधिक प्रतिष्ठानों को लाभ मिला, जिसके 1.2 करोड़ से अधिक लाभार्थी है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत लगभग 13 लाख उम्मीदवारों को 56 सेक्टरों और 600 ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया है और 7.9 लाख की विभिन्न नौकरियों में सीधे समायोजित किया गया है। ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों के तहत 64 पाठ्यक्रमों में 39.9 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है उसके और 28.11 लाख से अधिक उम्मीदवारों को स्वरोजगार में स्थापित किया गया है। नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम के तहत अब तक कुल 13.38 लाख प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया है। एक वर्ष के भीतर असंगठित क्षेत्र के 29 करोड़ श्रमिकों को सरकारी ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6.2 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी गई। पिछले 9 वर्षों में 5.47 लाख कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले गए। प्रत्येक केंद्र में 2 से 5 लोग कार्यरत है। ग्रामीण डिजिटल उद्यमों का भी सृजन हुआ है, जिसमें से 67,000 से अधिक महिलाएं उद्यमी हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत SC/ST लाभार्थियों को 7,351 करोड़ रुपए से अधिक ऋण दिए गए थे। स्टैंड अप इंडिया के तहत 25,000 से अधिक SC/ST उद्यमियों को बैंक ऋण और व्यावसायिक सुविधा प्रदान की गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र में 9,54,899 नई नौकरियां सृजित करके एक नया आयाम स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में $448 अरब से अधिक का रिकॉर्ड निर्यात हुआ। प्रत्येक अतिरिक्त $1 अरब के निर्यात से 1.5 लाख नौकरियां सृजित होती है। PLI योजना से भी संगठित क्षेत्रों में 60 लाख से अधिक नौकरियां सृजित हुई है। भारत का लक्ष्य 2025-26 तक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षमता को 24 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाना है, जिससे 10 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। बायोगैस उद्योग में 50,000 नौकरियां सृजित हुई है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 6 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने का संभावना है। सरकारी प्रोत्साहन से इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग में 2030 तक 5 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित हो सकती है। रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कारण करोड़ों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में भी करीब 3 करोड़ रोजगार उत्पन्न हुए। स्टार्टअप की संख्या 2014 से 350 से बढ़कर आज 1.25 लाख हो गई है। इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाखों नौकरियां सृजित हुई है। इस प्रकार देखा जाए तो सरकारी नीतियों के कारण बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है, जो आज 3.2% रह गई। इसी वजह से पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। ये आपको लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इस लेख का मुख्य आशय आपको ये बताना है कि सरकारी नीतियों के चलते, सरकारी कार्यक्रमों के चलते कितने रोजगार सृजन हुआ है, उसके बारे में दिया गया है और बेरोजगारी से निपटने में भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, वहां पर भी इस तथ्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, चुनावी मौसम में पानी का संकट। देश के अनेक इलाकों में जल संकट की स्थिति धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौर में यह अपेक्षित रूप से बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है, फिर भी इस ओर सभी को पर्याप्त ध्यान देना होगा, अन्यथा यह संकट गंभीर हो सकता है। क्या है संकट, देख लेते हैं। पिछले लगभग 2 माह से बेंगलुरु में पानी की समस्या निरंतर बढ़ रही है। हैदराबाद की स्थिति भी बहुत बढ़िया नहीं है। आसन संकट के बादल मंडरा रहे। इसी बीच दिल्ली जल बोर्ड को धन आवंटित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदेश सरकार के प्रमुख वित्त अधिकारी से कहा था कि इस मामले को में वित्त विभाग के जवाब से दिल्ली में जल आपूर्ति का संकट कराने की आशंका भी पैदा हो गई है। बीते साल बारिश की कमी के कारण कर्नाटक के एक बड़े हिस्से को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। हालांकि पिछले वर्ष औसत से कम बारिश हुई, लेकिन मई से लेकर नवंबर तक हालांकि पिछले वर्ष औसत से कम बारिश हुई, लेकिन मई से लेकर नवंबर तक बराबर शहर झील में तब्दील होता रहा। जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि कर्नाटक में 19वीं सदी में झीलों एवं अन्य जल स्रोतों की संख्या लगभग 27,000 थी। इनमें से लगभग 21,000 अब गायब हो गए। केवल बेंगलुरु में लगभग 1,500 जल स्रोत थे। इनमें से अब करीब 200 ही शेष बचे हैं। इनकी जगह ऊंची इमारतें खड़ी की गई। हरे भरे हिस्से की जगह अब टेक पार्क और बड़े बड़े रिहायशी अपार्टमेंट ले चुके हैं। बाढ़ और सूखे की भयावता को बढ़ाने में इस तरह के मानव निर्मित बदलावों का बड़ा योगदान है। सरकार का प्रयास।
सरकार जल संचय के निरंतर प्रयासरत है। जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर योजना और अटल भूजल केंद्र सरकार की योजना है। 5 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन शुरू कर 2024 तक हर घर को नल से जल देने की घोषणा की थी। जल संचय के लिए अमृत सरोवर योजना में तालाब खोदे गए। इसी उद्देश्य से अटल भूजल योजना भी आरंभ की गई थी। राज्यों ने केंद्र की मदद से चलने वाली इन योजनाओं के साथ अपनी ओर से भी खूब प्रयास किया है। इसके बावजूद 18वीं लोकसभा चुनाव के इस मौसम में लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। क्या ऐसा संभव हो पाता है यदि राजनीतिक दल इस संकट को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं? नौकरशाही पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन सारी शक्तियां बाबुओं के हाथ में है। जल संकट क्या क्या कारण था? जल बोर्ड में अनियमितता है। देखिए क्या है, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि पीएमएलए कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से ठीक पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कई समन भेजे थे। इनमें से यह दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ा है। विजय नायर और मनीष सिसोदिया की तरह बोर्ड के मुख्य अभियंता रहे जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल अग्रवाल इसी मामले में जेल में है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य के प्रमुख सचिव वित्त ने हलफनामा दायर कर कहा है कि बोर्ड को पिछले 9 वर्षों में 28,400 करोड़ रुपये दिए गए। सीएजी की रिपोर्ट में अनियमितता पाई गई। दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले 2 वर्षों से बैलेंस शीट ही तैयार नहीं की गई थी। महालेखाकार ऑडिट रिपोर्ट इसी की वजह से प्रस्तुत नहीं कर पाती है। बोर्ड पर 73,000 करोड़ रुपये का भी कर्ज है। यह रकम बहुत बड़ी है। यदि जल बोर्ड में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो फिर दिल्ली की जनता के समझ व्यापक जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। सिकुड़ते जल स्रोत भी जल संकट का एक कारण है। जल स्रोतों के सिकुड़ने का आकार देश में केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं है। पैनी नज़र से देखने पर पिछले सदी में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जल स्रोतों की संख्या सैकड़ों में दिखती थी। बेंगलुरु की तरह दिल्ली के जल स्रोतों को भी उन्हीं शक्तियों ने खत्म किया। यह सब विरोध प्रदर्शन में लगी जमात ने यदि नहीं देखा है तो उनके पूर्वजों ने अवश्य देखा होगा। जल के स्रोतों का संचय तभी तक हो सका जब तक समाज ने यह जिम्मेदारी अपने जी में रखी। राजनीतिक वर्ग में यह काम बाबू और कंपनियों को सौंपकर मुक्त हो गई। नतीजा भी सामने है। हर नल से जल पहुंचाने की योजना के दौर में कुएं, बावड़ी और तालाब ही नहीं भूगर्भ में संचित जल भी सूखते जा रहे हैं। नागरिकों को सर्वोच्च मानने वाले लोकतंत्र में जनता ही सर्वाधिक जिम्मेदार है। इसलिए पानी की किल्लत के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों को इस बात को समझकर मतदान करना होगा। 5 साल बाद उपस्थित होने वाला यह मताधिकार इस समस्याओं को दूर करने की कुंजी है। लिहाजा पानी भी चुनावी मसला बने, इसका ध्यान मतदाता को भी रखना होगा। जल संकट से निपटने के लिए भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही थी और भारत सरकार ने किन किन कार्यक्रमों को लाया गया था, यहाँ पर दिया गया। देखिए क्या है, जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर योजना, अटल भूजल एक केंद्र सरकार की योजना है। इसके माध्यम से सरकार जल संकट से निपटने के प्रयास कर रही है। नेक्स्ट, भारत ईरान संबंधों का भविष्य। देखिए, भारत ईरान संबंधों का भविष्य। अब चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौता पूर्ण हो गया है। इसे सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके कई भू राजनीतिक कारण है। देखिए क्या कारण देख सकते हैं। ईरान यूरेशिया और हिंद महासागर के मध्य एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार है जिससे भारत, रूस और यूरोप के बाजार तो आसानी से पहुंच सकता है। एशिया महाद्वीप की 2 महाशक्तियों भारत और चीन की सामरिक प्रतिस्पर्धा समुद्री परिवहन और पारगमन की रणनीति पर देखी जा सकती है। चीन की पर्ल ऑफ स्प्रिंग के जाल को भेदने के लिए चाबहार बंदरगाह के रूप में अंततः भारत को सफलता मिल गई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ईरान की स्थिति और कूटनीतिक दाव पेच के बीच यह कहा जा सकता है कि भारत की सामरिक और आर्थिक क्षमताओं की असली परीक्षा भी अब शुरू हो रही है। दरअसल ईरान एक ऐसा देश है जो राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक प्रतिबंधों का सामना करते हुए अमेरिका विरोधी खेमों से जुड़ने के लिए हमेशा तैयार नजर आता है। 2021 में चीन ईरान के बीच रणनीतिक रिश्तों की शुरुआत हो या मध्य पूर्व में प्रॉक्सी समूहों को मजबूत बनाए रखने की कोशिश, अमेरिका की चुनौतियां ईरान ने बढ़ाई है। इस बीच भारत अमेरिका सहयोग बढ़ा है। हिंद महासागर से लेकर लद्दाख तक चीन से निपटने के लिए भारत को अमेरिका की जरूरत है। ऐसे में भारत ईरान के संबंधों के दीर्घकालीन समय तक समान बने रहने को लेकर गहरी आशंकाएं हैं। क्या है, ईरान चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सदस्य है और वह इसे पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु होने की ऐतिहासिक स्थिति को पुनः स्थापित करने के अवसर के रूप में देखता है। ईरान में परिवहन, बंदरगाहों, ऊर्जा, उद्योग और सेवाओं की विभिन्न परियोजनाओं में चीन अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है तथा वह ईरान का एक मजबूत आर्थिक सहयोगी बनकर उभरा है। ईरान के पास विश्व में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मौजूद है।
वो अपने तेल बेचने के लिए भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखता है। भौगोलिक रूप से दोनों देश निकट है, जो इसकी लागत को कम करता है और इससे ईरान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सकता है। मगर भारत वैश्विक नियमों में बंधा हुआ एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देश है, इसलिए भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुए पिछले 4 वर्षों से ईरानी तेल का आयात बंद कर दिया है। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतें प्रभावित हुई। वहीं ईरान ने भी इसे ठीक नहीं समझा। अब चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौता पूर्ण हो गया है। इसे सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके कई भू राजनीतिक कारण है। चाबहार बंदरगाह परियोजना का विकास भारत ईरान की एक प्रमुख परियोजना है। भारत, ईरान और रूस के मध्य 16 मई 2002 को इस संबंध में एक समझौता हुआ था, जिसके द्वारा ईरान होकर मध्य एशियाई राज्यों तक निर्यात करने के लिए एक उत्तर दक्षिण गलियारे का निर्माण किया जा सके। ईरान में कैस्पियन सागर पर बने अस्तारा, बंदर अजाली और अमीराबाद बंदरगाह रूस के अस्तारा खान बंदरगाह से बखूबी जुड़े हैं। अरब सागर के तट पर कराची बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह और चाबहार भी है। ओमान की खाड़ी में स्थित चाबहार बंदरगाह अब भारत के कब्जे में है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित हो गया है कि ईरान के दक्षिण समुद्र तट को भारत के पश्चिमी समुद्र तट से जोड़ने का रणनीतिक दाव कामयाब हो गया है। यही नहीं, इस परियोजना में अफगानिस्तान का सहयोग सामरिक संतुलन बनाने में भी मददगार होगा। ईरान भी इस नए मार्ग को लेकर काफी हद उत्साहित है, क्योंकि भारत से जो माल पहले पाकिस्तान होते हुए सीधा अफगानिस्तान जाता था, वह अब जहाजों के जरिए पहले ईरान के चाबहार बंदरगाह पर जाएगा, फिर वहां से ट्रकों द्वारा अफगानिस्तान पहुंचेगा। चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत अफगानिस्तान के साथ ही मध्य एशिया, रूस, पीटर्सबर्ग, मध्य एशिया का लैंडलॉक्ड इलाके तक जुड़ जाएगा। इस प्रकार इस बंदरगाह से भारत की सामरिक, आर्थिक और भू राजनीतिक स्थिति बेहद मजबूत होने की संभावना बढ़ेगी। चाबहार बंदरगाह भारत की आर्थिक ताकत बनने की आशा के प्रतीक के तौर पर भी देखा जा सकता है। गुजरात के कांडला बंदरगाह से केवल 6 दिनों में चाबहार पहुंचा जा सकता है। वहां से रेल या सड़क के माध्यम से सामान आगे पहुंचाया जा सकता है। यही लाभ ईरान को भी मिलेगा। भारत को ईरान से तेल, गैस और मध्य एशिया के लिए संपर्क चाहिए, ताकि पाइपलाइन के जरिए गैस लाई जा सके। मगर चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत की दीर्घकालिक योजनाएं ईरान की जटिल धार्मिक और वैश्विक नीतियों के चलते कैसे पूरी होगी, इसको लेकर गहरा असमंजस है। चाबहार बंदरगाह से भारत को होने वाले फायदों के केंद्र में ईरान, अफगानिस्तान और रूस है। ये तीनों देश वर्तमान में कड़े वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। अमेरिका ने लंबे समय से तालिबान को किसी भी तरह के समर्थन को अपराध घोषित कर रखा है। ऐसे में अफगानिस्तान में काबिज तालिबान और भारत के बीच सहयोग की गुंजाइश बेहद सीमित है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस अब कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान सहित कई देशों ने रूस पर 16,500 से अधिक प्रतिबंध लगाए। रूसी बैंकों की लगभग 70% संपत्ति जब्त कर ली गई। कुछ को वित्तीय संस्थानों के लिए हाई स्पीड मैसेजिंग सेवा स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूसी तेल और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगा दिया। यूरोपीय संघ ने समुद्री रास्ते से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चाबहार बंदरगाह वाला ईरान भी गंभीर मानवाधिकारों को उल्लंघन और परमाणु बम बनाने की कोशिशों के कारण कई वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। फिर ईरान की कूटनीति और भारत की स्थिति में गहरे अंतर्द्वंद और विरोधाभास है। ईरान के 2 सबसे बड़े शत्रु राष्ट्र अमेरिका और इजरायल भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। भारत और अमेरिका व्यापक रणनीतिक भागीदार है और दोनों के बीच सहयोग व्यापार, रक्षा, बहुपक्षवाद, खुफिया, साइबर स्पेस, नागरिक परमाणु ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। भारत और इजरायल के बीच गहरे द्विपक्षीय आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक संबंध है। रूस के बाद इजरायल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षीय आपूर्ति करता है। दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक संबंध आतंकवादी समूहों पर खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण तक विस्तारित है। चाबहार बंदरगाह वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए भारत के लिए बहुत मददगार बन सकता है, मगर ईरान, चीन और रूस के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप ईरान की ऐसे किसी भी योजना को फलीभूत नहीं होने देंगे जिसका व्यापक लाभ उसे मिल सके। जाहिर है, चाबहार बंदरगाह के व्यापक फायदों के लिए ईरान में लोकतांत्रिक सरकार, पुतिन का पतन और तथा जिनपिंग की साम्राज्यवादी आक्रामक नीतियों जैसे व्यापक परिवर्तनों की जरूरत होगी, और इसकी उम्मीद फिलहाल कहीं दिखाई नहीं पड़ती। इसके साथ ही भारत ईरान के साथ सहयोग बढ़ाने को लेकर अमेरिका, इजरायल और यूरोपीय देशों से संबंध बाधित कर ले,
इसकी संभावना भी बिल्कुल नहीं है। ये टॉपिक आपको भारत ईरान संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। मानसिक संतुलन बिगाड़ रहा